नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आजमगढ़ उपचुनाव में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर आजमगढ़ को बीच मझधार में छोड़ने के आरोप लगाए और कहा कि समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति ही धोखेबाजी वाली है। सीएम योगी ने जनता के सामने आजमगढ़ का एक बार फिर से जिक्र किया, जो कि वो विधानसभा चुनाव के दौरान भी कर चुके हैं। सीएम ने समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी को भी कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार में आजमगढ़ का विकास तेजी से हो रहा है और दिनेश लाल यादव निरहुआ को मौका देने पर इसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। कल यानी कि सोमवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में होंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और ऐसे में आजमगढ़ उपचुनाव में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है और समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी की पूरी तैयारी कर ली है। उपचुनाव में सीएम योगी की एंट्री के बाद राजनीतिक समीकरण और भी ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं और इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आजमगढ़ को अखिलेश ने मझधार में छोड़ा। आपने दो बार दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, और वे भी विकास करा सकते थे, लेकिन उन्होंने विकास पे रुचि नहीं ली। खतरे में समाजवादी पार्टी का गढ़। इस सिपाही खानदान से तो भगवान बचाए सबको। नौकरी, नौजवानों की नौकरी भी खतरे में थी और बहन बेटियों के साथ तो क्या बीतती थी ये सभी जानते। आजमगढ़ बनेगा विकास का आर्यमगढ़। सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह क्रूर ग्रह हैं ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नजदीक आएगा और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। डबल इंजन से होगा आजमगढ़ फतेह। और आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद की पक्षधर है। विकास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपचुनाव के प्रचार में जुट गए और इसी के साथ पारा और तेज हो गया। अश्विनी सहाय प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिसम जैदी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। वहीं सुजीत सम्राट प्रवक्ता बीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अश्विनी सहाय जी, आपके पास ही आती हूँ। आखिर वो कौन सी बातें हैं, क्यों आपको उम्मीद लग रही है कि समाजवादी पार्टी को हरा करके बीजेपी सांसदी का चुनाव यहां पर उपचुनाव जीत जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे प्रदेश में इस समय विकास के लिए काम कर रही है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और वो विकास की जो धारा है वो हम आजमगढ़ हो या सहारनपुर हो, सब जगह समान रूप से बहाने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश जी ने चुनाव लड़ा वहां से, वह आजमगढ़ की जनता ने भरोसा दिया। इस्तीफा तो उन्होंने बाद में दिया, लेकिन इतने दिनों के बीच में वो 36 घंटे के लिए आजमगढ़ गए। आजमगढ़ की जनता का भरोसा उन्होंने वहां पर तोड़ा। आजमगढ़ में आज ये स्थिति है कि निरहुआ जी जब से चुनाव हारे हैं तब से वहां पर क्षेत्र के लोगों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इस समय जो है वहां पर निरहुआ जी के साथ खड़े हैं एकजुट होकर, चाहे वो हमारा पन्ना प्रमुख हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो। तो हम लोगों ने जो काम किया है वो कामों को लेकर गए हैं, अपने अच्छे प्रत्याशी को लेकर गए हैं और समाजवादी पार्टी के जो भगोड़ी नीति है, जो धोखे की नीति है, इसका मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने वहां पर कमर कस लिया है और आजमगढ़ की जनता भी हमारे साथ है। यही हम लेकर गए हैं कि हम लोग वहां चुनाव जीतेंगे। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जो वोटों का समीकरण है उस समीकरण को आप मोड़ देंगे, अपने पक्ष में ले लेंगे और उसकी वजह है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जीतने के बाद भी लोगों के बीच नहीं थे, बाहर रहते थे, लोगों का साथ नहीं देते थे। मिसम जैदी जी, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कोई बदलाव होने वाला है? और सीधे सीधे आरोप बीजेपी की ओर से लग रहे हैं, बार बार निरहुआ भी यही बात कह रहे हैं कि हारने के बाद भी मैं क्षेत्र की जनता के बीच रहा, जबकि अखिलेश यादव तो सिर्फ 36 घंटे रहे जीतने के बाद से अब तक वहां पर। देखिए, जो भी हमारे बड़े भाई अश्विनी जी कह रहे हैं,
अगर इसमें जरा सी भी सत्यता होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर डेरा नहीं डालना पड़ता। जाहिर सी बात है कि निरहुआ जी कभी रहे नहीं वहां पर। वो तो अखिलेश जी भी कल आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। अखिलेश जी तो हमेशा वहां से चुने हुए गए थे, वो तो चुने हुए थे जनता के बीच में। जाहिर सी बात है कि वो तो जाना उनका आना हमेशा से रहा है, इसमें तो कोई कदापि जो है आप इसमें जो है कोई राय नहीं दे सकते। मगर निरहुआ जी की जो बात कर रहे हैं, तो अगर निरहुआ जी ने इतनी जनता के बीच में अगर सामंजस्य बनाया होता तो वहां पर मुख्यमंत्री को जा करके और पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को जा करके निरहुआ जी के लिए वोट मांगने की कोई कतई जरूरत ना पड़ती। अगर वाकई जो विकास की लहर बहाने की बात कर रहे हैं, अगर इतना ही विकास इन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दिया होता तो खाली विकास का फोटो ही देख करके जनता वोट कर देती निरहुआ जी को। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कोई वादा किया कोई पूरा किया ही नहीं है, जिसकी वजह से आज उनको भीख की तरह वोट भी मांगना पड़ रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव और पिछली बार तो बीएसपी एसपी मिल करके लड़े थे और फिर भी निरहुआ को वोट मिला था, 30% से ज्यादा मिला था, और इस बार ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा। उत्साहित है इस बात को लेकर। आपके पास लौटूंगी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सुजीत सम्राट जी हमारे साथ मौजूद है, बीएसपी प्रवक्ता है। सुजीत जी, अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप समाजवादी पार्टी के साथ थे चुनाव मैदान में। पिछले विधानसभा की बात करें तो आप पर आरोप लगा कि आपने बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया, और इस बार यहां पर अपना उम्मीदवार आपने उतारा है। कितनी उम्मीदें आपको लग रही है कि जो बीजेपी और एसपी के बीच की जो मुख्य लड़ाई है उसमें बीएसपी कहां ठहरती है? नहीं, ये किसने बताया कि मुख्य लड़ाई है? बीजेपी और सपा की मुख्य लड़ाई है। लड़ाई कैंडिडेट की लड़ाई होती है। वहां पर जो लोकल कैंडिडेट है वो गुड्डू जमाली है। वहां की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार लोकल जो कैंडिडेट है उसको जिताने का काम करेंगे। 2019 में वहां अखिलेश जी जीते थे, वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से जीते थे। ये टीवी के माध्यम से या लोगों ने अपना मन बना लिया है कि अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है, जो लोकल प्रत्याशी है, वहां के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, उनको जिताने का काम करेंगे। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही की लड़ाई होती है। और जो बड़ी टीम है बहुजन समाज पार्टी, एक हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है, हमारी एक अपनी विचारधारा है, विचारधारा के साथ लड़ने वाली पार्टी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके माध्यम से लोगों में के बीच में जा रहे हैं और लोगों ने मन बनाया है। अब की बार जनता ने मन बनाया है। सुजीत जी, आप कह रहे हैं कि पिछली बार अखिलेश यादव अगर सांसद बने आजमगढ़ से तो वो बीएसपी की वजह से, बीएसपी के वोटर्स की वजह से वो आजमगढ़ से सांसद चुनकर गए। अखिलेश यादव, आप ये कह रहे हैं इस बार 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने ही जीती है वहां पर। मिसमजादी जी, आप जवाब देना चाहेंगे सुजीत सम्राट को? चुनाव में जब अलायंस में लड़ रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से वहां से अखिलेश यादव लड़े थे। अखिलेश यादव सुन लेते हैं, ज़ैदी जी को सुन लेते हैं, ज़ैदी साहब को सुन लेते हैं। ज़ैदी साहब, बीएसपी ना होती तो अखिलेश यादव यहां से सांसद न बनते, बीएसपी साथ ना होती तो जाहिर सी बात है ना कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आस्था जताई कि वही एक विकास कर सकते हैं, क्योंकि बीएसपी तो साथ में थी। और क्योंकि बीएसपी साथ में थी, जिसे आप बीजेपी की बी टीम कहते हैं। जनता कोई बीएसपी और कोई बीजेपी और कोई समाजवादी पार्टी की नहीं होती है। जनता जनता होती है और जनता ये देखना चाहती है कि कौन हमारे लिए विकास कर सकता है, कौन हमारे लिए खरा उतर सकता है अपने वादों के लिए, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा जनता को कोई नजर नहीं आता और ना आएगा। आलोक जी से भी बात कर लेते हैं। आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, एक तरफ आजमगढ़ जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार इस गढ़ में सेंधमारी तो होकर रहेगी। वजह गिना रहे हैं विकास की बात, डबल इंजन की सरकार और आर्यमगढ़। बार बार ये बात कही जा रही है, विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम ने जिक्र किया था और एक बार फिर से जिक्र किया है। इसका क्या महत्व है, कितना असर होगा, ये हम आपको हमें समझाइएगा। और साथ ही ये भी कि बीएसपी की जो रणनीति बदली है 2019, 2022 और अब लोकसभा उपचुनाव, तो कोई फर्क दिख रहा है क्या इसका? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गढ़ है और लगातार यहां से ये जीत दर्ज करते आए हैं। और अभी आसन्न विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने वहां की सारी सीटें विधानसभा की जीती हैं। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा है। ठीक है, गुड्डू जमाली के आने से। अच्छा, अगर गुड्डू जमाली ने किसका खेल बिगड़ रहा है? सेंधमारी की जी, किसका खेल बिगड़ रहा है गुड्डू जमाली के मैदान में होने की वजह से?
देखिए गुड्डू ये सीधा सीधा है, अगर गुड्डू और जमाली जो भी वोट काटेंगे वो समाजवादी पार्टी का ही काटेंगे। अब वो कितना वोट काटने में सक्षम होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अगर वो एक बहुत बड़ा वोट काटने में सक्षम हो जाएंगे तो उससे खतरा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ही होगा। ठीक है, आर्यमगढ़ का जिक्र सीएम ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया था और अभी एक बार फिर से आर्यमगढ़ का जिक्र किया उन्होंने। एक तरफ ये भी बताया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार ने बार बार धोखा दिया है, समाजवादी पार्टी ने बार बार धोखा किया है आजमगढ़ के लोगों के साथ, और दूसरी तरफ आर्यमगढ़ का भी उन्होंने जिक्र किया। इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए ये सब तो पॉलिटिकल बातें हैं। स्वाभाविक है जब वो 2 जगह से चुने गए और वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने को देख रहे थे तो उन्होंने वहां की सीट को यहाँ की सीट को छोड़ दिया। इन सब चीजों को मैं पॉलिटिकली बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ, ये तो पॉलिटिकल जुमला है। लेकिन अश्विनी सहाय जी आपकी इसी बात को मैं अश्विनी जी के पास ले जाऊंगी। अश्विनी जी सुना आपने, और जो समीकरण है इसके साथ एक सवाल और मैं इनको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी वोट काटने के लिए नहीं खड़ी है, बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए खड़ी है। ठीक है, आप जीतने के लिए खड़े। ठीक है अश्विनी जी आपके पास आती हूँ। जो समीकरण है वोटों का 24% यादव, 26% से ज्यादा यहाँ पर मुसलमान है और इसी के साथ ही दलितों का समीकरण, आप कहाँ अपनी जगह बना रहे, किस तरह से बना रहे? क्योंकि कहने के लिए बातें तो कुछ और होती हैं और जब बात होती है वोटिंग की तो वोटिंग पैटर्न हमने 2017 में भी देखी और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी देखी। तो इस बार कैसे उम्मीद आपको हो रही है? दुरुस्त करा लीजिए, अश्विनी सहाय नहीं, मेरा अश्विनी शाही नाम है, थोड़ा सा उसको दुरुस्त करा लीजिए। पहली दूसरी बात जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट रूप से, देखिए मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े नेता हैं इस देश के, इस प्रदेश के। ठीक है, वो इसके पहले का चुनाव लड़े, मात्र 63,000 वोट से वो जीते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और आज जो है निरहुआ जी जो पिछला चुनाव लड़े ये 3.5 लाख से ऊपर वोट पाए, जबकि बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी थी। ये अपने आप में बताता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, लोग कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और जो इतने 19 से लेकर 22 तक का जो निरहुआ जी का क्षेत्र में जनता से जुड़ाव रहा है, इसको 3.5 लाख के वोटों के बाद गिनती शुरू किया जाए, ये मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि 63,000 से लेकर और आज अखिलेश जी जो चुनाव लड़े, 2 लोगों के बीच में कितना अंतर रहा ये भी देखने को मिलेगा और मिला है। और आज जो अखिलेश जी ने उसकी उपेक्षा की है। आजमगढ़ आतंक का पर्याय था, आतंकवादी के नाम से मुंबई में चले जाइएगा। लेकिन इसी साल तो विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ ना। विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी का ही साथ दिया। तो क्या आप विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव दोनों को अलग अलग तरह से देख रहे हैं? मेनका जी देखिए, जनता का मूड हमेशा विधानसभा चुनाव में अलग होता है और लोकसभा चुनाव में अलग होता है। इसको हम लोग एक साथ जोड़ के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमेशा देखा गया रिजल्ट में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट हमेशा अलग आता है विधानसभा चुनाव। तो आपको क्या लग रहा है कि बीएसपी पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता, और आरोप लगे बीएसपी पर कि बीएसपी के वोटर्स ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट नहीं किया है। ये आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए थे और वो जो बीएसपी के कुछ नाराज वोटर थे समाजवादी पार्टी के साथ जाने की वजह से, वो बीजेपी के साथ आ गए। इस बार जब बीएसपी अलग है तो आपको नहीं लगता कि बीएसपी के वोटर्स बीएसपी के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे? देखिए, बीएसपी के कैंडिडेट को बीएसपी के का जो वोट है वो वोट करेगा, लेकिन हमने जो जिन वोटों को हमारे पास जो हम क्या कहते हैं बेसिक और कोर वोटर जो हैं उनके हटे हैं, समाजवादी पार्टी के भी और इनके भी। क्योंकि अभी देखने को मिला है पूरे प्रदेश में जो MY फैक्टर इनका था वो छिटका है। इस बार चुनाव के बाद से समीकरण बदले हैं। जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बाद से बहुत सी चीजें आई हैं, बहुत बदलाव हुआ है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ विधानसभा चुनाव के। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उनका MY काम नहीं करेगा और आपका MY काम करेगा। ठीक है, आप यही कह रहे हैं कि उनका MY काम नहीं करेगा और आपका MY मोदी योगी वो काम करेगा और आप जीतेंगे। चलिए ठीक है, सुजीत सम्राट आपके पास आती हूँ। मिसम ज़ैदी जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले सुजीत सम्राट आप कुछ बात कह रहे थे। इस बार भी ये आरोप लग रहे हैं कि बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है ठीक विधानसभा चुनाव के जैसे ही। कई सीटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसपी
बीएसपी के कैंडिडेट ने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जीत तो नहीं पाए लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाया। तो कुछ वही हाल लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में देखने को मिल सकता है। देखिए, पार्टियां अपना चुनाव लड़ती हैं, बहुजन समाज पार्टी भी अपना चुनाव लड़ती है। किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा, ये नहीं देखती है पार्टियां। हमारी अपनी एक पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, जो 2022 में चुनाव लड़ी, अभी भी वो उपचुनाव लड़ने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मुद्दों का चुनाव है। यहाँ पे M/2 फैक्टर का काम नहीं चलेगा, यहाँ पर मुद्दे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा सरकार है उसने जो बिल्डोजर के माध्यम से लोगों का घर तोड़ने का काम किया है, तो लोग त्रस्त हैं। लोग बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो है गुड्डू जमाली, उनको वोट देने का काम करेंगे। और आप देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तो आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। ठीक है सुजीत जी, नंबर 2, क्या पूरे देश के अंदर जो हाहाकार मचा रखा है ये अभी बीजेपी की सरकार ने, और जो महंगाई कर रखी है उस पर क्या वोट नहीं डलेगी? अत्याचार जो बढ़ रहा है उस पर वोट नहीं डलेगी क्या? सब लोग अब की बार मन बनाया है कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है आपस में। ठीक है, वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी कौन किससे मिला हुआ है, क्योंकि ये आरोप सभी पार्टियों पर लग रहे हैं। सुजीत जी, एक और बात, मायावती जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि प्रदेश के मुस्लिम लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट करके गलती की है। क्या यहां पर आपको लग रहा है कि उनके इस बात का कोई असर होगा और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें से कुछ हिस्सा आपके साथ आएगा, इसलिए आपने कैंडिडेट इस तरह का उतारा? बिल्कुल ठीक कहा था बहन कुमारी मायावती ने, क्योंकि मुस्लिम समाज वहां वोट देता है जहां बीजेपी को हराता है जो कैंडिडेट। तो उनको समझना चाहिए कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो 20% है और यादव समाज 7% है। 27% मिलकर भी वो नहीं हरा सकते हैं बीजेपी के। लेकिन यहाँ आर्यमगढ़ का जिक्र एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। मिसम जादी जी, इस पर आपको कुछ कहना है? आर्यमगढ़, इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? मतलब 42% जो कैंडिडेट मिल जाते हैं, वोटर मिल जाते हैं, तो वो वहां पर बीजेपी को हराने में कामयाब होंगे। ठीक है सुजीत जी हो गया। मिसम जादी से सवाल है मेरा। मिसम जादी जी, आर्यमगढ़ कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, सुजीत जी का मामला यह है कि पहले मैं बता दूं कि उनका मामला यह है कि उनकी पार्टी का कोई भी अब आधार नहीं रह गया, निराधार है और उनका हाशिए से उतर चुकी है। उनका कहीं कोई नाम नहीं लेने वाला है बहुजन समाज पार्टी का। और रही बात आजमगढ़ को आप ऐसी बात कह रहे हैं, कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव कह रहे थे कि वो तो चाह रहे थे कि मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाएं। मायावती के साथ संपर्क करने की उन्होंने फिर कोशिश की थी। ये बात अखिलेश जी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, और आप कह रहे हैं कि हाशिए पर चले गए। फिर से आप नकार रहे हैं उनके अस्तित्व को। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कही है, वो अपना हो सकता है उन्होंने 4000 वर्ष में कही हो कि चलिए ठीक है प्रधानमंत्री बन जाए, मगर प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता का साथ होना बहुत जरूरी है, जो कि जनता हमारे साथ है। और रही बात आजमगढ़ को, जो आर्यनगर की बात आप कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नाम चिपकाने के अलावा किया क्या है? प्रदेश को क्या दिया सिवाय नाम देने के अलावा? ठीक है। तो एक दूसरे पर हमला लगातार जारी है। जाहिर सी बात है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार के लिए उतरे तो पारा जो है टेम्परेचर राजनीति का वो बढ़ गया। भले ही मौसम थोड़ा कहीं कहीं बारिश की वजह से सुहाना हो गया, लेकिन राजनीति का तापमान आजमगढ़ में और रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान वहां पर भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। कल अखिलेश यादव भी आएंगे यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए, और तब देखना होगा कि उनकी तरफ से कौन कौन से हमले किए जा रहे हैं और कौन कौन से पलटवार किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी हैं। गंज इलाके में